नमस्कार दोस्तों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म की निःशुल्क क्लास की श्रृंखला में हमने पिछली क्लासों में मूल अधिकारों की काफ़ी विस्तृत चर्चा की। आज की क्लास में हम मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संसद कितना संशोधन कर सकती है, कहाँ तक संशोधन की उसको सकती है, इससे संबंधित न्यायिक वादों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा चाणक्य गुरु नाम से एक टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की गई है। उसमें आपको पीछे जो क्लास हो चुकी है, आगे जो क्लास होने वाली है, वर्तमान में जो क्लास हो रही है, उनके निःशुल्क पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करें, वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रोज निःशुल्क पीडीएफ के रूप में नोट्स उपलब्ध हो सकते हैं वहां पे, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही उस टेलीग्राम चैनल में ही आपको प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मूल अधिकारों की प्रकृति के बारे में, मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में, मूल अधिकारों में संसद की शक्ति के बारे में और इससे रिलेटेड वादों के बारे में। तो अपना आज के टॉपिक में पहला जो टॉपिक है, मूल अधिकारों की विशेषता। अपना पहला टॉपिक है मूल अधिकारों की विशेषता। आपने पिछली क्लासों में सभी मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और लास्ट में अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी प्रकृति देखते हैं कि वास्तव में मूल अधिकारों की विशेषता क्या है। तो देखो, पहली इसकी प्रकृति है, ये असीमित नहीं है। ये असीमित नहीं है, ये ध्यान रखना, सीमित है। ये सीमित है। संसद इन पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। संसद है तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है, प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। देखो, असीमित का मतलब तो क्या होता है कि आपको मूल अधिकार दे दिए गए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा नहीं भी है, बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, भारत में जो मूल अधिकार है उसी प्रकार है। जैसे एक व्यक्ति को इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि वो दूसरों के मूल अधिकारों का हनन करना शुरू कर दे। कहने का अर्थ है, एक व्यक्ति उतनी ही छड़ी घुमा सकता है जितनी दूसरे के नाक से न टकराए। तो ध्यान रखना, प्रत्येक मूल अधिकार के साथ कुछ ना कुछ प्रतिबंध जुड़ा हुआ है, लेकिन उस प्रतिबंध का आधार क्या है? तर्कसंगत प्रतिबंध होना चाहिए, अतर्कसंगत प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और यह प्रतिबंध कौन आरोपित कर सकती है? संसद आरोपित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर हमने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा कि वह प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में हमने उसके प्रतिबंधों की भी चर्चा की कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, इनके आधार पर हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखना, मूल अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि कैसे है? सीमित है। इन पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी बात करें, यह असीमित तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, यह वाद योग्य है। अगर सरकार या व्यक्ति की ओर से या किसी संस्था की ओर से मनमर्जी तरीके से आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 है आपको सर्वोच्च न्यायालय में, और अनुच्छेद 226 है आपको उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 32 कहता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय आपके मूल अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो इस प्रकार ये वाद योग्य है। तीसरी बात करें, कुछ अधिकार है वो नकारात्मक प्रकृति के और कुछ अधिकार है वो सकारात्मक प्रकृति के हैं। जैसे नकारात्मक प्रकृति की बात करें, कुछ मूल अधिकार है वो राज्य को कार्य करने से रोकते हैं, राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो कुछ मूल अधिकार है वो राज्य को व्यक्ति के विकास हेतु कार्य करने की छूट प्रदान करते हैं,
राज्य को ज्यादा से ज्यादा कार्य सौंपते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में अधिकार केवल नकारात्मक प्रकृति के नहीं है, या हम ये कहें कि केवल सकारात्मक प्रकृति के नहीं है, बल्कि भारत में जो मूल अधिकार है कुछ नकारात्मक प्रकृति के, जैसे कि विधि के समक्ष समानता, इसकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। विधि के समान सब समान माने गए समक्ष। तो कुछ मूल अधिकार है वो सकारात्मक, जैसे विधि का समान संरक्षण, जो कहता है कि राज्य तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है, तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। तो इस प्रकार इनकी प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। इसके अलावा मूल अधिकार ध्यान रखना अस्थायी है, मूल अधिकार स्थायी नहीं है। मूल अधिकार कैसे है, अस्थायी है, इनमें कटौती की जा सकती है, इनमें कटौती की जा सकती है। और ये कटौती करने का अधिकार केवल किसके पास है, संसद के पास। संसद केवल संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती कर सकती है। उदाहरण के तौर पर हम पढ़े, पहला मूल संविधान की बात करें, उसमें 7 मूल अधिकार थे। फिर 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि यह स्थायी नहीं है। ये कैसे है, अस्थायी है, इनमें कटौती की जा सकती है, और कटौती करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। संसद इनमें कटौती कर सकती है, और वो भी संविधान संशोधन के तहत। अब आगे पढ़ेंगे, मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संसद की शक्ति। मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी संसद की शक्ति ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो न्यायिक वाद है वो काफी बार पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसकी भूमिका समझेंगे कि ये न्यायिक वाद या ये मामला न्यायालय में क्यों गया, न्यायालय को क्या, न्यायालय के द्वारा क्या डिसीजन दिए गए, क्या डिसीजन नहीं दिए गए, इन चीजों के बारे में एक भूमिका तैयार करेंगे। ये विवाद का कारण क्या है, मूलभूत विवाद का कारण 2 है। एक तो मूल अधिकार, मूल अधिकार व निर्देशक तत्वों को लेकर विवाद। देखो, मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य है, निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन सरकार हेतु नैतिक बाध्यता है, सरकार हेतु नैतिक बाध्यता है ये। अब इन चीजों ने विवाद को जन्म कैसे दिया, आपने प्रस्तावना में पढ़ा था कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य है। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य होने के कारण सरकार का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है जनता का कल्याण करना। जनता का कल्याण करने के लिए संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। ये निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य लोक कल्याण हेतु नीतियां बनाता है तो इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। निर्देशक तत्वों का मूलभूत उद्देश्य ही जनता का कल्याण करना है, इसीलिए भाग 4 को लोक कल्याणकारी बोला जाता है। तो यहां पर सरकार से अपेक्षा की गई कि सरकार जो भी नीतियां बनाएगी उसमें निर्देशक तत्वों को जरूर शामिल करेगी, लेकिन सरकार की आर्थिक दशा को देखते हुए इन्हें वाद योग्य नहीं बनाया गया। यानी सरकार से इतनी अपेक्षा की गई कि अपने आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में निर्देशक तत्वों को शामिल करेगी, लेकिन निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया। कहने का अर्थ है कि अगर सरकार इनको लागू नहीं भी करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन ध्यान रखना, यह सरकार के लिए नैतिक बाध्यता थी, यानी कोई भी सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती, और अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है तो आने वाले चुनाव में जनता सरकार के खिलाफ हो जाएगी। तो सरकार के लिए अपने आप में यह बाध्यता थी, सरकार भी चाहती थी कि जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए। लेकिन जब कभी भी सरकार निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश करती, ये किससे टकरा जाते हैं, मूल अधिकारों से टकरा जाते हैं। ये किससे टकरा जाते हैं, मूल अधिकारों से टकरा जाते, और जैसे मूल अधिकारों से टकराते व्यक्ति न्यायालय में पहुंच जाता। अब इस विवाद ने
ध्यान रखना, ये निदेशक तत्व मूल अधिकारों के बीच ही विवाद नहीं था, ये धीरे धीरे विवाद किसके बीच बन गया, न्यायपालिका और सरकार के बीच विवाद बन गया। और इसी पर आधारित संसद की जो मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इससे रिलेटेड जो पहला न्यायिक वाद था वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। इस वाद में प्रथम संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई। जो पहला संशोधन किया गया था वो कहीं ना कहीं मूल अधिकारों से टकरा रहा था, इसलिए इस वाद में पहले संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में टकराव उत्पन्न होता है तो दोनों में से वरीयता तो किसको दी जाएगी, मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद था 1951। इसमें प्रश्न आया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति कहां तक है, कहां तक वो संशोधन कर सकती है या फिर संशोधन नहीं कर सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या डिसीजन दिया कि अगर मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में टकराव उत्पन्न होता है तो वरीयता किसको दी जाएगी, मूल अधिकारों को दी जाएगी। लेकिन साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) जो आप पढ़ चुके हो पहले, अनुच्छेद 13(2) के संदर्भ में संशोधन विधि में शामिल नहीं है, विधि में शामिल नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया। अब देखो, आपने आर्टिकल 13 पढ़ा था, आर्टिकल 13(2) में हमने क्या पढ़ा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। और 13(3) था, उसमें विधि शब्द की व्याख्या की गई कि विधि में कौन कौन शामिल है। तो इसमें क्या कहा गया, विधि में कौन कौन शामिल है, कोई अध्यादेश, कोई आदेश, कोई नियम, कोई विनियम, कोई उपनियम, कोई रूढ़ि और कोई प्रथा। ये 13(3) में विधि शब्द में शामिल थे। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि 13(2) के संदर्भ में जो संविधान संशोधन है वो विधि में शामिल नहीं है, संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है, इसलिए संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ऐसा किस वाद में कहा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि मूल अधिकार निदेशक तत्व है, उनमें अगर टकराव होता है तो वरीयता तो मूल अधिकारों को दी जाएगी, लेकिन साथ ही उसने कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है क्योंकि संविधान संशोधन 13(2) के संदर्भ में विधि में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार यह वाद था, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाद आता है इससे रिलेटेड वो है सज्जन सिंह वाद 1964। अगला जो वाद है सज्जन सिंह वाद 1964। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी निर्णय को दोबारा से दोहराया। सज्जन सिंह वाद में उसने क्या कहा कि भाई 13(2) है, ध्यान रखना, इस वाद में 17वें संशोधन को चुनौती दी गई थी, 17वें संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार अपने पूर्व निर्णय को दोबारा से दोहराया। और इस वाद में भी उसने क्या कहा कि मूल अधिकार है वो 13(2) के संदर्भ में, ध्यान रखना, विधि में शामिल नहीं है, यानी संसद जो संशोधन करती है वो 13(2) के संदर्भ में विधि में शामिल नहीं है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच जो विवाद होगा उसमें मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। तो दोनों वाद में ध्यान रखना, याद एक बार दोबारा से बता रहा हूं, शंकरी प्रसाद भारत संघवाद 1951, न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, एक तो मूल अधिकारों को वरीयता दी, दूसरा उसने क्या कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है
क्योंकि तो 13(2) के तहत यह विधि में शामिल नहीं है। दूसरा जो सज्जन सिंह वाद 1964 था, जिसमें 17वें संशोधन को चुनौती दी गई, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया कि संविधान संशोधन है वो 13(2) के तहत विधि में शामिल नहीं है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये दो वाद क्लियर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो वाद है वो है गोलकनाथ वाद 1967। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वाद में अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। ध्यान रखना, इसमें 11 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई थी। 11 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई और इस पीठ ने 5 बनाम 6 के बहुमत से अपने पहले के निर्णय को पलट दिया। और इसमें क्या कहा, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में टकराव होता है तो वरीयता तो किसको दी गई, मूल अधिकारों को वरीयता दी गई। और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी इसमें क्या माना कि संशोधन भी 13 के तहत विधि में शामिल है। संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत किसमें शामिल है, विधि में शामिल है। और अनुच्छेद 13 साफ साफ कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, और अगर ऐसी विधि बनाता है तो न्यायालय उसे अवैध करार दे सकता है। तो इस प्रकार इस गोलकनाथवाद 1967 में अपने पहले के डिसीजन को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और क्या कहा कि संविधान संशोधन जो संसद करती है वो भी 13 के तहत विधि में शामिल है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। काफी हद से ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो कौन सा वाद है, गोलकनाथ वाद, जिसमें उसने कहा कि संसद द्वारा किया जाने वाला संविधान संशोधन भी विधि में शामिल है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा कौन से वाद में, गोलकनाथ वाद 1967 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और यहीं से विवाद सरकार और न्यायपालिका के बीच बन गया और सरकार ने गोलकनाथ वाद के विरुद्ध संविधान में सरकार के द्वारा कौन सा संशोधन किया गया, 24वां संशोधन 1971। यह प्रश्न अभी आया भी था हेडमास्टर एग्जाम में। हेडमास्टर एग्जाम में प्रश्न आया था, गोलकनाथ वाद के विरुद्ध सरकार के द्वारा संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, 24वां संशोधन 1971। और इसमें 2 प्रावधान किए गए। एक प्रावधान तो क्या किया गया, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 13(4), और इसमें क्या कहा कि संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है, ऐसा प्रावधान 13(4) में जोड़ दिया गया। अब संसद ने 24वें संशोधन 1971 में साफ साफ प्रावधान कर दिया गया और एक नया आर्टिकल 13(4) जोड़ा, और उसमें क्या कहा कि संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि में शामिल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि संसद मूल अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में जैसा चाहे वैसा संशोधन कर सकती है, जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है। गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। सरकार ने इसका बदला लिया और इसके विरुद्ध 24वां संशोधन 1971 पारित किया और इसमें प्रावधान कर दिया कि संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन जैसा चाहे वैसा संशोधन कर सकती है। और ध्यान रखना, इसमें जो दूसरा प्रावधान जोड़ा गया वो क्या कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मूल अधिकारों में संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
ऐसा प्रावधान, ये दो प्रावधान कर दिए गए। इसका मतलब 24वां संशोधन है, उसका अगर संक्षिप्त रूप हम पढ़े तो ध्यान रखना, इसमें सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया कि सरकार मूल अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है, जैसा चाहे वैसा मूल अधिकारों को बदल सकती है, वो उनमें कटौती कर सकती है, उनको समाप्त कर सकती है, और इस चीज को न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। और 13(4) में उसने साफ साफ स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया इस संशोधन के तहत कि संविधान संशोधन है वो विधि में शामिल नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, इसके बाद अब तक का सबसे जो इंपॉर्टेंट वाद था वो था केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें ध्यान रखना, चूंकि गोलकनाथवाद में ध्यान रखना 11 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई थी, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय अगर अपने पहले के निर्णय से पलटता है तो उसे पहले के बजाय ज्यादा न्यायाधीशों की पीठ बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, इस वाद में अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बनानी पड़ी, जो अब तक के इतिहास में न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ है। और इसमें एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया गया, संविधान को और ज्यादा मजबूत बनाया गया, और साथ ही संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी दी गई। अब इसमें देखो क्या डिसीजन दिया, इसमें न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है। यानी 24वें संशोधन में क्या कहा था संसद ने या सरकार ने कि हां, मूल अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि हां भाई, आप संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकते हो, संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यहां पर ध्यान देना, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति तो दी, लेकिन प्रतिबंध क्या लगा दिया कि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती मूल ढांचे में। और ध्यान रखना, मूल ढांचे का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब यह प्रश्न यहां पर बनता है कि मूल ढांचा है, उसका निर्धारण कौन करेगा, क्योंकि संविधान में तो उल्लेख नहीं है इसका। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि हम करेंगे, यानी मूल ढांचे का निर्धारण समय समय पर कौन करेगा, न्यायालय के द्वारा मूल ढांचे का निर्धारण किया जाएगा कि संविधान की कौन कौन सी विशेषता है जो बेसिक स्ट्रक्चर में काम आती है, मूल ढांचे में काम आती है। और ध्यान रखना, यह निर्धारण किसके माध्यम से किया जाएगा, न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से किया जाएगा। यानी जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई मामला आता है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, न्यायिक व्याख्या करता है, उसी में निर्धारण करेगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, उदाहरण के तौर पर मिनर्वा मिल्स वाद 1980 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा को दोहराया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा को दोहराया, और साथ ही एक चीज को मूल ढांचे में शामिल किया, और वो क्या थी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है एक दूसरे के पूरक है और इनमें आपसी संतुलन रहेगा। इस चीज को उन्होंने मूल ढांचे में शामिल किया। तो ध्यान रखना, यहां पर 2-3 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। सबसे पहली चीज, अलग अलग प्रश्नों की बात करें, पहली चीज तो आपको डेट याद रखनी, केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973, पहली तो ये डेट। दूसरा, कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई, तो मूल ढांचे की अवधारणा थी वो कौन से वाद में, केशवानंद भारतीवाद में। कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, अगली नेक्स्ट, मूल संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, यह कौन प्रतिपादित करेगा, न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा,
मूल ढांचे का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पर करेंगे? न्यायिक मत के आधार पर, संविधान की व्याख्या के आधार पर या न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर? तो आंसर क्या है? मूल ढांचे का जो निर्धारण होगा वो न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार यहां से जो मैंने 4-5 प्रश्न बोले हैं काफी हद से ज्यादा बार पूछे जाते हैं। कौन से वाद में मूल ढांचे की अवधारणा को दोहराया गया? मिनर्वा मिल्स वाद में। हाल ही में सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होंगे। कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा? तो मिनर्वा मिल्स वाद में उसने क्या कहा? न केवल मूल ढांचे की अवधारणा को दोहराया बल्कि कहा कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक होंगे। अब देखिए, मूल अधिकारों में संशोधन की जो शक्ति है संसद की, उसके बारे में कौन कौन से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करें। तो एक तो ये न्यायिक वाद है, उनका क्रम पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, मैंने 4 या 5 जो भी न्यायिक आपको वाद बताए, पहला वाद हमने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, दूसरा सज्जन सिंह वाद 1964, उसके बाद गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। एक तो इनका आपको क्रम याद रखना है, क्रम काफी बार पूछा जाता है या इनको मिलाने के लिए भी कहा जाता है। एक तरफ वाद दे देंगे, दूसरी तरफ डेट देंगे, इनको मिलाने के लिए बोला जाएगा। फिर आपको इनमें क्या याद रखना है? डिसीजन याद रखने हैं। शंकरी प्रसाद वाद था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया था कि मूल अधिकार निर्देशक तत्वों में अगर टकराव होता है तो वरीयता मूल अधिकारों को, लेकिन संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह वाद में भी ऐसा ही कहा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के डिसीजन को पलट दिया और क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ वाद के खिलाफ कौन सा संशोधन किया गया? 24वां संशोधन 1971, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है और इस संशोधन को न्यायालय में कोई चुनौती भी नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद इंपोर्टेंट केशवानंद भारतीवाद, जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वाद है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि हां भाई संशोधन तो कर सकती है, लेकिन किसको नहीं बदल सकती? मूल ढांचे की अवधारणा को नहीं बदल सकती। तो ध्यान रखना, इस वाद में पहली बार संविधान के मूल ढांचे की बात की गई, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई और साथ ही कहा कि संसद संविधान संशोधन के तहत भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और फिर इसमें याद रखना, संविधान का मूल ढांचा क्या होगा इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन कौन सी चीजें मूल ढांचे में शामिल है? वो डिसीजन कौन देगी? न्यायालय। और किसके माध्यम से? न्यायिक व्याख्या के माध्यम से। तो ये भी याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचे का जो निर्धारण करता है वो किस आधार पर करेगा? न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से करेगा। तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर मिनर्वा मिल्स वाद में मूल ढांचे की अवधारणा को दोहराया गया, साथ ही डिसीजन दिया कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे में संतुलन होगा। अब हम बात करते हैं मूल ढांचे की। संविधान का मूल ढांचा क्या है? देखो, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको मूल ढांचे में शामिल किया गया है। और ये मूल ढांचे की अवधारणा कौन से वाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में पहली बार मूल ढांचे की चर्चा की गई और यह भी कहा गया कि मूल ढांचे में कौन कौन शामिल होंगे, इसका डिसीजन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से। तो ध्यान रखना, अब तक की न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कुछ चीजों को मूलभूत ढांचे में शामिल किया गया है। अब इसमें जैसे मान लो संविधान की सर्वोच्चता, भारत में सबसे बड़ा कौन होगा? संविधान होगा सबसे बड़ा कानून। विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण। इसके अलावा प्रस्तावना में घोषित उद्देश्य जैसे सामाजिक न्याय है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, ये घोषित जो उद्देश्य है वो भी मूल ढांचे में शामिल है। न्यायिक पुनरावलोकन, परिसंघ प्रणाली, पंथ निरपेक्षता,
प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। परिसंघीय की जगह आप ये भी कर सकते हो संघीय शासन, संघीय शासन। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सिद्धांत। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफी बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कौन सा मूल ढांचे में शामिल है या कौन सा मूल ढांचे में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त बात करें व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, सामाजिक न्याय, समान न्याय का सिद्धांत, स्वयं अनुच्छेद 368, इन सब चीजों को किसमें शामिल माना गया है? मूल ढांचे में शामिल माना गया है। और मूल ढांचे में शामिल करने का मतलब क्या है कि संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती, संसद इनमें परिवर्तन नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? जब तक सर्वोच्च न्यायालय अपने केशवानंद भारतीवाद में दिए गए निर्णय को पलट नहीं देता, और उसको पलटने के लिए 13 न्यायाधीशों से बड़ी पीठ यानी 15 न्यायाधीशों की पीठ बनानी पड़ेगी। तो जब तक अपने पहले के निर्णय को नहीं पलट देता तब तक संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती, और अगर इनमें संशोधन करना है तो फिर दोबारा से संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही इनमें संशोधन किया जा सकता है। काफी बार यह भी प्रश्न आता है कि मूल ढांचे में संशोधन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, केशवानंद भारतीवाद में साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है संशोधन। अब प्रश्न मेरा यह है कि किन आधारों पर मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है? तो इसके दो आधार है। पहला आधार क्या है कि अगर खुद सर्वोच्च न्यायालय अपने केशवानंद भारतीवाद में दिए गए निर्णय को पलट देता है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, संविधान सभा का गठन करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इन दो आधारों को छोड़कर मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, मूल ढांचे में कौन कौन सी चीजें शामिल है। नेक्स्ट बात करें हम, क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को छोड़ सकता है? भाई हमने मूल अधिकारों की बात की और इनकी रक्षा की भी बात की कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय आपके मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं 5 प्रकार की रिटें जारी करके। आगे बात करें कि क्या कोई व्यक्ति खुद अपने मूल अधिकारों को छोड़ सकता है कि भाई मुझे मूल अधिकार नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है? यह मामला भी न्यायालय के समक्ष आया। कौन से वाद में? के कोचियानी बनाम मद्रास राज्यवाद 1959 के कोचियानी बनाम मद्रास राज्यवाद 1959 में ऐसा ही मामला न्यायालय के पास आया कि क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को छोड़ सकता है? तो न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया नहीं, कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को खुद भी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि मूल अधिकार है वो व्यक्ति विशेष के हित हेतु है, यानी मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का खुद का हित करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना इनका मूलभूत उद्देश्य है, तथा इनको लोक नीति के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि क्या कोई व्यक्ति मूल अधिकारों को छोड़ सकता है, तो आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनका मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति का हित करना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। इनको लोक नीति के आधार पर शामिल किया गया है संविधान में, इसलिए कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कौन से वाद में कहा गया? के कोचियानी बनाम मद्रास राज्यवाद 1959 में ऐसा कहा गया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूल अधिकार और राष्ट्रीय आपातकाल। मूल अधिकार व राष्ट्रीय आपातकाल। आपने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा होगा,
सबसे पहली बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति घोषणा करता है इसकी। हालांकि इनकी विस्तृत चर्चा राष्ट्रपति वाले टॉपिक में होगी। राष्ट्रपति घोषणा करता है 3 आधारों पर। अब ये 3 कारण या फिर आधार की बात करें, वो 3 आधार कौन कौन से हैं? एक तो बाह्य आक्रमण, एक तो युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है। इन 3 आधारों पर अगर देश में संकट की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से मूल अधिकारों में लिखित सिफारिश से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? देश की रक्षा करना, देश को संकट से बचाना। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकारों की क्या स्थिति हो जाती है? इसमें 2 आर्टिकल पढ़ेंगे हम, एक तो अनुच्छेद 358 और एक अनुच्छेद 359। ठीक है, अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, अनुच्छेद 358 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित, अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाएगी, स्वतः निलंबित हो जाएगी, ऐसा कहता है। अनुच्छेद 358 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल 2 कारण से लगाया गया, एक तो युद्ध के आधार पर लगाया गया और दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रता है, इनको कोई और निलंबित नहीं करता, बल्कि जैसे ही घोषणा की गई वैसे स्वतः निलंबित हो जाती है, अपने आप निलंबित हो जाती है। निलंबित होने का मतलब क्या है कि स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती, बल्कि जब तक आपातकाल रहेगा तब तक वो निलंबित रहेगी, और जैसे आपातकाल हटा वैसे पुनर्जीवित हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रता है वो निलंबित नहीं होती, केवल 2 आधारों पर लगाया जाता है तो ही निलंबित होगी। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, या फिर साधारण लैंग्वेज में हम कहें कि राष्ट्रपति चाहे तो अन्य अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, अन्य अधिकारों को भी, क्योंकि अनुच्छेद 32 जब आपको न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा तो अपने आप निलंबित हो गए, तो राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 359 के तहत। लेकिन ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 व 21, अनुच्छेद 20 और 21 यानी अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, ये ध्यान रखना। और काफी बार प्रश्न भी पूछा जाता है कौन से अधिकार है जो आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते, तो अनुच्छेद 20 और 21 है, वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान रखना, मूल अधिकार और राष्ट्रीय आपातकाल में हम संबंध पढ़े तो इसमें 2 आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 358 और 359। पहला प्रश्न तो कि मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है?
आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। दूसरा, आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? वही उत्तर है, राष्ट्रपति। तीसरा, यहां पर ध्यान रखना, तीसरा ये याद रखना, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 59 में वर्णित 6 स्वतंत्रता है वह स्वतः निलंबित हो जाती है। उनको कोई निलंबित नहीं करता, अपने आप निलंबित हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो स्वतंत्रता निलंबित नहीं होती है, केवल 2 आधारों पर निलंबित होगी। और लास्ट इसमें आगे पूछे अनुच्छेद 359, राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकता है या अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकता है। फिर लास्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है वो कि कौन से अधिकार है जो आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते, तो अनुच्छेद 20 और 21 है, वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना। आगे बात करें, 3 प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, मूल अधिकारों में कटौती या फिर इनको सीमित या फिर समाप्त करने का अधिकार तो किसके पास है? करने का अधिकार किसके पास है? दूसरा, मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार। और तीसरा, मूल अधिकारों का रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक। इन 3 प्रश्नों की चर्चा करें, काफी बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला अपना जो प्रश्न है, मूल अधिकारों में कटौती कौन कर सकता है या इनको सीमित कौन कर सकता है या इनको समाप्त कौन कर सकता है? और पहले अध्याय इसमें हमने पढ़ा, मूल अधिकारों वाले अध्याय में इनको सीमित करने का अधिकार 368 के तहत संशोधन के माध्यम से कर सकता है, केवल संशोधन के माध्यम से सीमित किया जा सकता है। और संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, संसद के पास। तो ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मूल अधिकारों में कटौती कौन कर सकता है, सीमित कौन कर सकता है या इनमें संशोधन कौन कर सकता है, समाप्त कौन कर सकता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके संसद ऐसा कर सकती है। साधारण कानून के माध्यम से न तो इनमें कटौती की जा सकती है, न इनको सीमित किया जा सकता है, न इनको समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, आपातकाल में इनको निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और लास्ट, मूल अधिकारों का रक्षक। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 के तहत तो आप कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में अगर हनन होता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में आप जा सकते हो, उच्च न्यायालय में आप जा सकते हो। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय है, उन दोनों को मौलिक अधिकारों का क्या माना गया है? रक्षक माना गया है। तो अपना मूल अधिकारों वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, काफी इसका विस्तृत अध्ययन किया। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। और ध्यान रखना, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको ज्वाइन करो। यहां पर जो भी ऑनलाइन क्लास होती है उन सब के पीडीएफ नोट्स है वो वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक की आपको ऑब्जेक्टिव उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।